देखो, आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीट थ्योरी के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। अकाउंटेंसी की फुल थ्योरी अपन यहाँ पर कवर करेंगे आज, ठीक है। चैप्टर नंबर फुल रिवीजन लेक्चर, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है आपका कि बिजनेस क्या है। बिजनेस एक लैंग्वेज है। क्या है? बिजनेस एक लैंग्वेज है, अकाउंटिंग की लैंग्वेज है। या मैं कहूं अकाउंटिंग इज बिजनेस लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस लैंग्वेज है, ठीक है। सेकंड चीज कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन किस किसने दी? अकाउंटिंग डेफिनेशन, अकाउंटिंग डेफिनेशन किस किसने दी? सबसे फर्स्ट AICPA, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि अकाउंटिंग इज ए साइंस, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन दी थी AAA ने, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? अकाउंटिंग इज ए आर्ट है, ठीक है। और थर्ड APB, इन्होंने क्या बोला? अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद अपन बात करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस की, ठीक है। ये जो अकाउंटिंग है ना, एक सर्किल में चलता है, ठीक है। अकाउंटिंग क्या चलता है? एक सर्किल में चलता है, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल देखो 12 मंथ का होता है। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? 12 मंथ का होता है। इसे इसलिए इसे अकाउंटिंग पीरियड भी बोला जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड में आपको एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड, एक तो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड, एक होता है कैलेंडर अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 31 मार्च को खत्म, ठीक है, एवरी ईयर। और यदि अपन कैलेंडर अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 सेम ईयर के 31 दिसंबर को फिनिश हो जाता है। क्लियर है? अब इस अकाउंटिंग साइकिल एक साइकिल के व्हील की तरह चलती है, ठीक है। नोट डाउन कर लिया? देखो, जैसे सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या होता है? कैश होता है। कैश से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इससे स्टॉक परचेज करेंगे। यदि हमारा ट्रेडिंग बिजनेस है तो हम फाइनल गुड्स परचेज करते हैं, फाइनल गुड्स को ही बेच देते हैं। लेकिन यदि हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओपन करते हैं तो वहां पर सबसे फर्स्ट हम रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, फिर हम उस गुड्स को क्या करेंगे? वर्किंग प्रोसेस यानी कुछ फर्दर प्रोसेसिंग करके नहीं वर्किंग प्रोसेस में चेंज करेंगे, और फिर अदर फर्दर प्रोसेसिंग करके नहीं हम क्या करेंगे? फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। आगे बात समझे? तो इसको करने में कुछ टाइम तो लगता ही है, ठीक है। और ये प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। एवरी ईयर क्या चलती रहती है? कंटिन्यू, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्या कर देते हैं? सोल्ड कर देते हैं,
ठीक है। यदि हमने इसे क्रेडिट में सोल्ड किया तो ये आपका स्टॉक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डेटर से पैसा मांगने गए, मना कर दिया कि कुछ टाइम बाद में देंगे। तो हमने कहा कि भैया तेरे पे डाउट है, तो अब तुम लिख के दो हमें, ठीक है। तो लिख के देंगे तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। इस रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, बिल्स रिसीवेबल। इससे बिल्स रिसीवेबल कुछ टाइम बाद ये क्या कर देगा, पेमेंट कर देगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद लेगा, उसका पेमेंट कर देगा, तो वो वापस किस में चेंज हो गया, कैश, ठीक है। कैश से अपन ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश में कन्वर्ट हो गया। इसको मैक्सिमम कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है, 12 मंथ। वैसे तो बिजनेस इतना स्मूथ चलता है कैश से कि एवरी डे भी क्या हो जाता है, कैश से कैश में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अपन मैक्सिमम टाइम जो ले रहे हैं ना इसका, वो ले रहे हैं अपन 1 ईयर, ठीक है। जैसे कैश से स्टॉक में परचेज करने में 3 मंथ लग गया, ठीक है। फिर डेटर्स यानी बेचने में 4 मंथ लग गए, उसको पैसे आने में 3 मंथ लग गए, ठीक है। ऐसे आपका अकाउंटिंग साइकिल घूमता रहता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ऑपरेटिंग साइकिल भी बोलते हैं और अकाउंटिंग साइकिल भी बोलते हैं। तो अपन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अकाउंटिंग साइकिल बोला जाएगा। क्लियर है, हाँ। इसके बाद है प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग प्रोसेसिंग। इस 12 मंथ में हम कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, उसे बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस में हम जब कोई ट्रांजेक्शन हुआ होने से और अकाउंटिंग ईयर फिनिश तक का हम ये देखते हैं कि इस ट्रांजेक्शन का रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं इसको। सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, किसी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई का मतलब फिर उसे मेजरमेंट भी किया जाता है, मनी में मेजरमेंट किया जाता है ना, और ये बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। आइडेंटिफाई क्या करते हैं कि वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। और मेजरमेंट में क्या करते हैं, मनी से रिलेटेड होना चाहिए। सेकंड, जब इस फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं से हमारी मेमोरी क्या है, लिमिटेड है, तो कहीं ना कहीं से क्या कर दे, रिकॉर्ड कर दे। तो हमारी सेकंड स्टेप जाती है रिकॉर्डिंग पर। रिकॉर्डिंग जाएगी आपके, एक तो होता है जनरल और एक होता है सब्सिडियरी, ठीक है। ये दोनों ही बुक को हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। बिजनेस स्मॉल है तो जनरल फॉलो कर लो, बिजनेस बड़ा है तो आपका सब्सिडियरी। क्लियर है। स्टेप नंबर 3 यानी अपन रिकॉर्ड करने के बाद स्टेप नंबर 3 पर चलो। स्टेप नंबर 3 का मतलब है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किया जाता है लेजर के थ्रू। लेजर भी एक क्या होती है, बुक होती है, ठीक है। लेजर भी क्या होती है, बुक होती है ना। इस बुक में हम डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स ओपन करते हैं। जैसे राम का अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है, बैंक का अकाउंट ओपन कर लिया, हमने कोई मशीनरी का अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है, या हमने किसी रेंट पेड का अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है, या कमीशन रिसीव्ड का अकाउंट ओपन कर लिया। ये सब अकाउंट अपन ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे इसका मतलब है लेजर में ऑल टाइप के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। जैसे राम तो क्या, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, तो पर्सनल अकाउंट भी इसमें बनते हैं। बैंक क्या है, ये भी पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट बनते हैं। मशीनरी क्या है, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट भी बनता है। नॉमिनल है और नॉमिनल, ठीक है। इसका मतलब लेजर में जो बनते हैं अकाउंट वो सारे
सारे अकाउंट बनते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, सारे अकाउंट बनते हैं ना। क्लियर? इससे ये बनाते क्यों है, जब हमने जर्नल एंट्री कर ली, मेमोरी का जो मेमोरी नहीं रहती थी उसका हमने जब जुगाड़ कर लिया, तो हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, किसी पर्टिकुलर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ये हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या देता है, इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। कैसे? जैसे मैं कहूं यहाँ पर आपका एक बाउल है, इसमें अपन ने क्या किया, रेड बॉल है ना, 2 रेड बॉल डाल दी है ना, और कुछ व्हाइट बॉल डाल दी, ठीक है, 3, और ये सारी मिक्स कर दी है ना, तो कुछ येलो डाल दी, है ना। तो अपन ये बताओ सारी बॉल में क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। तो अपन को, अब मैं आपसे पूछूं येलो बॉल कितनी है, 4 है ना। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, येलो बॉल का अलग बाउल बनाना पड़ेगा। ये बना दिया, और इसमें अपन ने क्या किया, ये येलो को हम लिया, ठीक है। तो हमको पता चला कि येलो बॉल इसमें कितनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जनरल था, ये क्या था, जनरल था। इसमें जो ट्रांजेक्शन किए गए थे वो डेट वाइज किए गए थे, है ना। अब जब कोई कस्टमर आया कि भैया वो उधार लेता था, कभी कभी पेमेंट दे जाता था, फिर उधार लेके चल जाता था, फिर पेमेंट कर जाता था कुछ, है ना। तो उसने ईयर के एंड में हमारे पास आया कि भैया कितना पेमेंट फाइनल हमको देना है वो बता दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक पेज करेंगे, नहीं, इससे पहले हम क्या करेंगे, इसका लेजर बना देंगे। इस पर्टिकुलर पर्सन का हम क्या करेंगे, लेजर में एक अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे मोहन के नाम से, और फिर उसमें मोहन की क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। तो यानी लेजर एक ऐसा प्लेस है जहां पर सेम नेचर के ट्रांजेक्शन कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। हाँ, इससे हमको इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाती है किसी पर्टिकुलर एसेट्स की, या पर्टिकुलर पर्सन की, या पर्टिकुलर एक्सपेंसेस की, ठीक है। लेजर के बाद, लेजर की हेल्प से, यानी लेजर को जब बनाएंगे हम, तो उसको क्लोज किया जाता है। कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो रियल अकाउंट होते हैं या पर्सनल अकाउंट होते हैं, उनको क्लोज कर दिया जाता है ना। तो इसकी हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। मैंने आपको बताया था ट्रायल बैलेंस 2 मेथड से बनाए जा सकते हैं, टोटल बैलेंस मेथड, टोटल बैलेंस मेथड और बैलेंस, टोटल मेथड और बैलेंस मेथड, टोटल मेथड और बैलेंस। मोस्टली अपन यूज कौन सा लेते हैं, बैलेंस मेथड यूज लेते हैं। नहीं, अब ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ, हम बनाएंगे यहां पर स्टेप नंबर 4, क्या, समराइज, ठीक है। समराइजिंग में हम कुछ अकाउंट बनाएंगे, जैसे फर्स्ट होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और थर्ड होता है हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। जितने भी ट्रायल बैलेंस में आपके नॉमिनल अकाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रेडिंग में और पीएनएल में। और जितने भी आपके रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, आपके बैलेंस शीट। आगे बात समझने, क्लियर है। समराइजिंग हो गई, इससे हमें क्या निकल जाता है, समराइजिंग से हमको इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाती है, इससे भी हमको इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, ठीक है। क्या क्या इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, कि हमको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस लॉस क्या हुआ, नेट प्रॉफिट क्या हुआ, नेट लॉस क्या हुआ, तो हमें इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है ना। इसके बाद बैलेंस शीट क्या इंफॉर्मेशन जनरेट करती है, कि आपकी बिजनेस में कैपिटल कितनी इन्वेस्ट है, ठीक है, आपकी यानी लायबिलिटीज कितनी है, आपने कितना इन्वेस्ट एसेट्स में किया हुआ है, ठीक है। ये तीनों के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो किससे मिलती है, यानी स्टेप नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। स्टेप नंबर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, स्टेप नंबर सेकंड रिकॉर्डिंग, स्टेप नंबर थर्ड क्लासिफिकेशन, और स्टेप नंबर फोर्थ समराइजिंग। इससे हमें इंफॉर्मेशन जनरेट होती है, ठीक है।
अब जो स्टेप नंबर 5 पर हम जा रहे हैं, स्टेप नंबर 5 पर हम जा रहे हैं, क्या? एनालिसिस। एनालिसिस वाले स्टेप पर जो हम जा रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन जनरेट करने का काम नहीं करती है, इंफॉर्मेशन यूजेस करने का काम करती है। यानी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर क्या किया जाता है? यूज लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम सामने वाले ने, एक और हमारे बगल में एक बिजनेस है, सेम नेचर का बिजनेस है, ए इंडस्ट्री है ना, वो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बैठा है और उसने कितना प्रॉफिट कमाया? 50,000 का प्रॉफिट कमाया। तो हमने एनालिसिस कर लिया कि हम कितना परसेंट इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट है? 10%। ठीक है, लेकिन हमारा बिजनेस है, हमारा देखो हमने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें कितना परसेंट रिटर्न मिलना चाहिए? 10%। 1 लाख तो मिलना चाहिए, लेकिन हमें एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा 75,000 का ही हुआ। तो हमने ये एनालिसिस किया कि हमारा प्रॉफिट कंपेयर टू अदर के क्या है? एनालिसिस। ये एनालिसिस का पार्ट बन गया। अब ये एनालिसिस कुछ टूल्स यूज लिए जाते हैं, इसके लिए कुछ टूल्स यूज लिए जाते हैं, जैसे आप रेशियो एनालिसिस ले सकते हो। रेशियो एनालिसिस में करते हैं ना, करंट रेशियो एंड करंट लायबिलिटीज का रेशियो वो निकालते हैं ना अपन, बाकी सारे बहुत सारे रेशियो निकालते हैं। इसके बाद है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट आप बनाते हो। ठीक है, आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हो। आप बीपी ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हो। ठीक है, आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये आपके एनालिसिस टूल्स होते हैं। ठीक है, इससे आप क्या कर सकते हो? एनालिसिस कर सकते हो अपने उसका। ठीक है, हाँ क्लियर है? नोट डाउन हो गया? इसके बाद है स्टेप नंबर, कौन सा था वो? 5 था ना? स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6, कम्युनिकेशन या इंटरप्रिटेशन। ठीक है, उस वीडियो से देखते हैं, है ना, कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपकी जो भी डेटा है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन क्या की है, जनरेट की है 4 स्टेप से, उसको क्या करते हो? अपने इंटरेस्टेड यूजर्स को कम्युनिकेट करते हो। ठीक है, तो इंटरेस्टेड यूजर्स को क्या करते हैं? अपन कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स का मतलब क्या है? हम पर कौन कौन ध्यान देता है? एक तो इंटरनल पर्सन हम पर ध्यान देता है, एक एक्सटर्नल पर्सन हम पर ध्यान देता है। इंटरनल का मतलब कौन कौन हुआ? एम्प्लॉय, ठीक है, बिजनेस का ओनर, या आप पोटेंशियल इन्वेस्टर भी ले सकते हो। ठीक है, और इसके बाद है मैनेजमेंट, है ना। ये 3 पॉइंट है जो आपके इंटरनल यूजर्स में शामिल किए जाते हैं। और एक्सटर्नल में कौन आते हैं? क्रेडिटर्स, पब्लिक, गवर्नमेंट, रिसर्चर और इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर, हाँ, और ठीक है, बैंक वगैरह, फाइनेंशियल बैंक, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये सब इसमें शामिल किया जाता है। क्लियर है? अब देखो, कम्युनिकेट करने के हम क्या टेक्निक्स, क्या टूल्स यूज ले सकते हैं ताकि इजी वे में सब समझ जाए। क्या कर सकते हैं बताओ? इसके लिए हम कुछ डायग्राम फॉर्म में ले सकते हैं, या हम कोई ग्राफ्स वगैरह यूज ले सकते हैं।
ठीक है, या तो हम कोई डायग्राम वगैरह यूज ले सकते हैं या ग्राफ्स वगैरह यूज ले सकते हैं ताकि सभी यूजर्स को इंटरनली समझ में आ जाए, है ना, बेसिक चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बात समझे। तो ये 6 स्टेप में आपका डिवाइडेड है आपके अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, कभी कभी 7 आ जाती है तो यहाँ पर अपन आगे पीछे कर दो इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, चलो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। Which is the first step of accounting as a process of information? Which is the first step of accounting as a process of information? जो इंफॉर्मेशन आपको जनरेट करे उसकी फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। Which is the last step of accounting as a process of information? जो आपको लास्ट प्रोसेस क्या है? कम्युनिकेशन। ठीक है, हाँ, what type of transaction are recorded in the accounting book? Monetary and non-monetary? Monetary। ठीक है, क्लियर है। कोई भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्ट बताओ आप कि हम इस वजह से अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करने का कोई भी एक ऑब्जेक्ट बता दो कि हम इस वजह से सर अकाउंटिंग करते हैं, हमारा ये ऑब्जेक्ट है, यानी हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालना। ठीक है, हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट निकालना कि हम इंसॉल्वेंसी में तो नहीं है, हम लॉस में तो नहीं है हम। ठीक है, ये सब चीज निकालना, इसलिए हम सिस्टमेटिक रूप से क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 या 4 दे रखे हैं। टू कीप द सिस्टमेटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स रहे हमारे पास, हम प्रॉफिट, हम जो इंडस्ट्रीज का उसका प्रॉफिट या लॉसेस जितना भी हमने सफर किया है वो हम कैलकुलेट कर सके, या हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगा सके, या हम अपने इंटरेस्टेड यूजर्स को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके। ठीक है, चलो अपन ने बात की थी चलो बात में आए। हाँ, क्लियर है क्या हुआ? हाँ जी, ये बताओ टाइप ऑफ अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल बोलेंगे। ठीक है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, तो यहाँ पर 3 नहीं बोलेंगे, यदि 2 ऑप्शन है तो 2 ही लेंगे पहले। ठीक है, और पर्सनल में हम क्या लेंगे? नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंट। ठीक है, नेचुरल में कौन आते हैं? राम श्याम मोहन, गीता गीता बीता, जो भी है ये आती है ना। और एक्स्ट्रा मैंने बताया था कैपिटल, डेटर्स और ड्राइंग और क्रेडिटर्स। ठीक है, इन 4 पॉइंटों को एक्स्ट्रा याद रखना। ठीक है, नेचुरल में। आर्टिफिशियल में बैंक, कंपनी, फर्म और आपके सोसाइटीज। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? आपके आर्टिफिशियल में आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव में 4 अकाउंट होते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट की सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, एक्रूड इनकम है, अर्नड इनकम है, ये सारे इसमें कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, कैपिटल, ड्राइंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स। ठीक है, हाँ, इसके बाद है इम्पर्सनल में कौन कौन से आते हैं? रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये टाइप ऑफ जो अकाउंट्स अपन पढ़ रहे हैं वो कौन से अप्रोच के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? बहुत बढ़िया। 2 अप्रोच बताए थे, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ये कौन से के अकॉर्डिंग है? ट्रेडिशनल में। ट्रेडिशनल में प्रोसेस क्या होती है? लेंथी होती है, तो अपन सारी स्टेप जो पढ़ी थी लेंथी स्टेप ही तो पढ़ी थी, उसी में टाइप ऑफ अकाउंट्स अपन पढ़ रहे हैं।
मॉडर्न में तो बस केवल वो अकाउंट इक्वेशन बनती है ना, सीधी बैलेंस शीट बना लो आप, ठीक है। हाँ, पर्सनल में बताओ, सॉरी इम्पर्सनल में जो पर्सन नहीं है, इसका मतलब या तो वो एसेट्स हो सकती है जो पर्सन नहीं है, या वो एक्सपेंसेस या इनकम हो सकती है, ठीक है। यदि वो एसेट्स है तो एसेट्स किस टाइप से हो सकती है, मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, टेंजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है, करंट एसेट्स हो सकती है, फिक्स एसेट्स हो सकती है, लिक्विड एसेट्स हो सकती है, और वास्टिंग एसेट्स हो सकती है, और नॉमिनल एसेट्स हो सकती है, ठीक है। नॉमिनल वो एडवर्टीजमेंट। हाँ, मूवेबल का मतलब कैन बी मूव। इनमूवेबल का एग्जांपल बताओ, मूवेबल का यानी मूवेबल का हो गया स्टॉक हो गया, व्हीकल हो गया, यानी लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। बस उसने पूछा है मूवेबल, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, बस मूव होना चाहिए, है ना। इनमूवेबल का मतलब जो मूव नहीं हो सकता। अब करंट एसेट्स में तो ऐसी है नहीं कोई जो मूव नहीं हो सकता, बस फिक्स एसेट्स में ये क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स का मतलब विच कैन बी सीन एंड टच, है ना, जैसे आपकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, यानी करंट और फिक्स दोनों ही हो गई, है ना। इंटेंजिबल का मतलब जो देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन एंड टच, इसका मतलब गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। करंट एसेट्स का मतलब जिसका बेनिफिट 1 ईयर मिलता है, या ऐसी एसेट जिनको हम विद इन 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। और फिक्स एसेट्स का मतलब जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है, जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारे आपके क्या थे, फिक्स एसेट्स थे, है ना। लिक्विड एसेट्स में क्या होता है, जिसका बेनिफिट वेरी शॉर्ट टर्म मिले। वेरी शॉर्ट टर्म का मतलब मिनिमम 3 मंथ, सॉरी मैक्सिमम 3 मंथ, कितना, मैक्सिमम 3 मंथ, मिनिमम तो 1 डे भी हो सकता है ना। हाँ, फास्टिंग एसेट्स जिसका बेनिफिट तो लॉन्ग टर्म मिलता है, लेकिन कैश, सॉरी उसमें एक स्टेप ऐसी आती है जो वो बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है, यानी जैसे ऑयल वेल है ना, ये सब इसमें आते हैं फास्टिंग एसेट्स में, है ना। माइंस वगैरह है, ये सारे इसमें ही आएंगे, है ना। नॉमिनल एसेट्स ऐसे एसेट्स जिनका बेनिफिट तो लॉन्ग टर्म मिलता है लेकिन कैश में रिकवर नहीं कर सकते। एडवर्टीजमेंट इसका एग्जांपल है। ये वास्टिंग एसेट जो नॉमिनल एसेट्स है, इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। तो इसमें क्वेश्चन था, मैं इसी के लिए पहले इसको पढ़ाया था। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज द मीन बाय लिक्विड एसेट्स, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स का मतलब है जिसका बेनिफिट वेरी शॉर्ट टर्म मिले, लाइक 3 मंथ्स, ठीक है। नहीं, नॉमिनल एसेट्स, नॉमिनल। एडवर्टीजमेंट इसका एग्जांपल लिख सकते हो। हाँ, इसमें करंट एसेट्स में तो लिख दो आप 12 मंथ, लेस 12 मंथ, और इसमें लिख दो मोर देन लेस 3 मंथ, ठीक है ना। हाँ, नॉमिनल कौन सा बताना है, नॉमिनल इसका एडवर्टीजमेंट, आपने बड़ा एडवर्टीजमेंट कराया जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलने वाला है। जैसे एक दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे दे दिया, ठीक है, ये आपने टॉप रोड पर एक साइन बोर्ड लगवा दिया, ठीक है। तो ये एडवर्टीजमेंट का क्या है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा तो, लेकिन इसे कैश में रिकवर नहीं कर सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि दैनिक भास्कर में 30 लाख का एड दे दिया, फ्रंट पेज 30 लाख का आता है ना, वो आपने दे दिया। अब उसके बाद आपको पसंद नहीं आया तो आप क्या करोगे, ले तेरा अखबार ले, मैं 30 लाख दे दे, मेरी मम्मी नहीं मान रही, मेरी मम्मी बोले वापस करिएगा, ऐसा नहीं, है ना। तो वो आपके नॉमिनल है जिनका बेनिफिट तो लॉन्ग टर्म मिलता है लेकिन कैश में रिकवर नहीं होता। क्लियर है।
हाँ, इसके बाद है आपका सब फील्ड ऑफ फाइनेंशियल सॉरी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के सब फील्ड बताओ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप पढ़ रहे हो, कॉस्ट अकाउंटिंग, नेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ टैक्सेशन, टैक्स अकाउंटिंग, फिफ्थ ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग, और एक सिक्स कौन सी है, सोशल रेस्पॉन्सिबल अकाउंटिंग। ठीक है, ये आपकी सब फील्ड ऑफ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग होता है। चिराग फैन चला दे, चला दे, मुझे घर में खराब हो गया। ये वाला खराब है क्या? कोई नहीं बात। चलो पटक। खराब हो गया। क्लियर है? ये आपके सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के नाम से। ठीक है, हाँ, इसके बाद है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में बताओ, लाइबिलिटीज बताओ कौन कौन सी लाइबिलिटीज होती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज और एक होती है इंटरनल लाइबिलिटीज। इंटरनल लाइबिलिटीज में कौन कौन सी होती है, कैपिटल, कैपिटल एंड रिजर्व, ये सारे इंटरनल लाइबिलिटीज होती है। इसे किस नाम से बोला जाता है, नेट वर्थ के नाम से भी जाना जाता है, या इसे इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे शेयर होल्डर फंड के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ठीक है, इन नामों से इसे कैपिटल एंड रिजर्व को बोला जाता है। ये इंटरनल लायबिलिटीज होती है, इनका रिपेमेंट तो किया जाता है लेकिन टाइम फिक्स नहीं होता है, यानी बिजनेस के वाउंड अप के समय इसका पेमेंट किया जाएगा। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में क्या क्या होता है, कुछ लायबिलिटीज तो नॉन करंट होती है, यानी कहने का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। एक होती है आपकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में को हम बोल सकते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को हम बोल सकते हैं करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और इंटरनल लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म ही होती है ना। एक लायबिलिटीज और होती है, कौन सी, कंटीजेंसी लायबिलिटीज, जिसे हम इसमें शामिल नहीं करते, फुटनोट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट के नीचे दिखाया जाता है। ठीक है, हाँ, इसके बाद है, एक तो वर्ड होता है गुड्स और एक होता है एसेट्स। गुड्स क्या होता है, जिसको हमने परचेज किया है फॉर रिसेल्स, परचेज फॉर रिसेल्स पर्पज। ठीक है, और इसको हमने परचेज किया, एसेट्स का मतलब परचेज फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ठीक है, तो जो गुड्स होता है, यानी
जो बिजनेस एंटिटी होता है वो क्या कर रहा है, उसमें डील कर रहा है। ठीक है, ऐसे आर्टिकल्स जो जिसमें बिजनेस एंटिटी क्या कर रहा है, डील कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। अब यदि मान लो ये गुड्स है, ये ईयर के एंड में अनसोल्ड रह जाता है, क्या रह जाता है, अनसोल्ड रह जाता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आप वो वाला वो बोलते हैं ना, आप वो मुर्गी आई अंडा आया, है ना, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि ओपनिंग स्टॉक पहले आया या क्लोजिंग स्टॉक पहले आया, क्लोजिंग स्टॉक पहले आया, ये नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाता है, ओपनिंग बन जाता है। बताओ मुर्गी पहले आया अंडा बताया, आप बताओ सर। मैं तो अकाउंटिंग में बता सकता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक पहले आया, ओपनिंग स्टॉक बाद में आया। हाँ क्या, बिजनेस स्टार्ट किया न्यू बिजनेस स्टार्ट किया तो ओपनिंग स्टॉक रहता ही कहाँ है, नहीं रहता ना। हाँ, इसके वैल्यूएशन के मेथड कौन कौन से मेथड बताए थे, वैल्यूएशन के मेथड यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने आपको बताए थे। फाइनेंशियल अकाउंट में जो स्टॉक का वैल्यूएशन का जो मेथड होता है वो होता है, एक तो होता है ग्लोबल मेथड, एक तो होता है ग्लोबल मेथड और एक होता है पिक मेथड, याद है, एक कुछ बैनर के कॉस्ट लगते हैं हाँ वो इसी में लगता है, कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, या इसे प्रूडेंस अप्रोच भी बोला जाता है। ठीक है, और एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकंड पार्ट आपका कॉस्ट अकाउंटिंग भी है ना, तो इसमें जो अकाउंट जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है वो डिफरेंट मेथड से किया जाता है, जैसे फीफो मेथड है, लीफो मेथड है, ईफो मेथड है, नीफो मेथड है, सिंपल एवरेज है, ठीक है, वेटेड एवरेज है। ठीक है, और क्या है, पीरियोडिक सिंपल है, पीरियोडिकल सिंपल एवरेज, पीरियोडिकल वेटेड एवरेज। फीफो, लीफो, ईफो और नीफो, नीफो नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, पीरियोडिकल सिंपल, पीरियोडिकल वेटेड एंड स्टैंडर्ड प्राइस रेट मेथड। ठीक है, या हम कहे स्टैंडर्ड प्राइस रेट मेथड के बाद बेस स्टॉक मेथड, बेस स्टॉक आ गया, ठीक है, पीरियोडिकल सिंपल एवरेज, पीरियोडिकल वेटेड एवरेज, क्लियर है। लीफो के बाद हीफो, हायर एंड फर्स्ट आउट। हाँ, जो ये स्टॉक होते हैं वो लिया क्या, हाँ यहाँ पर जो स्टॉक होते हैं वो तीन टाइप के और फर्दर डिवाइड कर लो आप।
बता दिया था मैंने, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस भी बोल सकते हैं इसे, प्रोसेस भी बोल सकते हैं ना, और फिनिश गुड्स। कभी कभी स्पेयर पार्ट्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। स्पेयर पार्ट्स का मतलब होता है लूज एंड टूल्स। ये अपने वो नहीं होते क्या, वैसे तो ये है ना करंट एसेट्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। यदि आपका रॉ मटेरियल है, वर्किंग प्रोसेस है, फिनिश गुड्स है, तो ये तो क्या मान लिया जाएगा, करंट एसेट्स का पार्ट मान लिया जाएगा। लेकिन स्पेयर पार्ट्स को स्टॉक में तो शामिल करेंगे, लेकिन करंट एसेट्स का पार्ट नहीं माना जाता है। याद रखना, आपको याद भी होगा शायद, जब आप पिछले साल क्या हो रहा है, पिछले साल आपने जब रेशियो पढ़ा था, जब आपने रेशियो पढ़ के आए थे, तो वहां पर इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड में अपन स्पेयर पार्ट्स को क्या कर देते थे, लेस कर देते थे। ठीक है, क्योंकि ये होते थे हैमर, स्क्रू ड्राइवर वगैरह जो ये आते हैं ना, हथौड़ा और है ना, वो ये सब इसमें शामिल किए जाएंगे। करंट एसेट्स में नहीं दिखाएंगे, स्टॉक में तो दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देख लो, सुनो एक बात और ध्यान दो, जब आप गुड्स को परचेज करते हो तो इसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है, परचेज। ठीक है, और जब आप उसे सोल्ड करते हो तो क्या कौन सा किया जाता है, सेल्स अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या होता है, डेबिट, और सेल्स अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। क्लियर। ये बहुत ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहां पर यही गलतियां सबसे ज्यादा मिलती है। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, हो गया। अब मुझे आप ये बताओ, हमने रियल अकाउंट पढ़ लिया, अब अपन कौन सा पढ़ेंगे, नॉमिनल। नॉमिनल में आप ये बताओ कि एक तो होता है एक्सपेंसेस, एक होता है लॉस, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है इनकम। बताओ एक्सपेंसेस और लॉसेस में क्या डिफरेंस। मैंने तो बताया 3 बार, चौथी बार बता रहा हूँ। हाँ, बेनिफिट मिलता है ना, और बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, और रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है, टोटल रिसीट्स होती है आपकी, यानी सेल्स वगैरह जो होती है ना, वो आपकी रेवेन्यू होती है। ठीक है, और जो इनकम 2 टाइप से होता है आपका, एक तो प्रॉफिट के रूप में, एक गेन्स के रूप में। प्रॉफिट होता है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो अपन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आर्टिकल बेच रहे हैं, उससे यदि कोई इनकम हो रही है, 5 रुपए का पेन खरीदा, 8 रुपए में बेच दिया, 3 रुपए का क्या हो गया, इनकम, तो ये प्रॉफिट बोला जाएगा। और मैंने 10,000 का एसी खरीदा था, 15,000 में बेच दिया, तो गेन बोला जाएगा। आगे बात समझ में है। टोटल रिसीट का मतलब, जैसे मान के चलो मैंने कहा कि मैंने 8 रुपए का पेन खरीदा और बेचा कितने में, 10 में, तो टोटल रिसीट क्या होगी, 10 या 8, वो 10 या 2, 10। टोटल जो पैसा आ रहा है उसको हम रेवेन्यू बोले। ठीक है, अब यदि हम रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को घटा दे या लॉसेज को घटा दे, तो वो क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगी। आगे बात सुनिए, क्लियर है। हाँ, ट्रेडिशनल अप्रोच का फटाफट, अच्छा ये इसमें ये बताओ कि जैसे एग्जांपल तो दे दो, एक्सपेंसेस का क्या एग्जांपल है, रेंट पेड होना, सैलरी पेड, ठीक है, और आपका कमीशन पेड। क्योंकि जब भी हम इनका पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट पेड, जब भी हम इनका पेमेंट करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल ही जाता है। ठीक है, हम किसी का रूम यूज ले रहे हैं तो हमको इसके बदले में क्या देना पड़ेगा, रेंट।
हम किसी का पैसा यूज ले रहे हैं तो उसके बदले में क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। हम किसी के सर्विस यूज ले रहे हैं तो उसके बदले क्या लेना पड़ेगा? सैलरी। ठीक है, कुछ ना कुछ यूजेस मिलते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स यानी लॉसेस, जैसे नो बेनिफिट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। अब मुझे आप ये बता दो डेप्रिसिएशन क्या होता है? लॉस या एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस, क्योंकि हमको मशीनरी यूज लेने से बेनिफिट मिलता है। ठीक है, हाँ, रेवेन्यू वगैरह सेल्स हो गई। ठीक है, और प्रॉफिट वगैरह आप इंटरेस्ट रिसीव लिख लो, और गेन में लिख दो प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ। क्लियर है ना? चलो, ये तो अपना हो गया। इसके गोल्डन रूल आपको याद ही होंगे। पर्सनल के क्या है? रिसीवर द डेबिट और गिवर द क्रेडिट। सीधा सीधा है, पर्सनल में पर्सन आते हैं, पर्सन या तो रिसीव करता है या देता है। तो रिसीव करता है तो डेबिट और देता है तो क्रेडिट। ठीक है, रियल अकाउंट में एसेट्स आती है, एसेट्स या तो अपने बिजनेस में आएगी या जाएगी, है ना? परचेज की तो आएगी और सेल्स की तो जाएगी। तो परचेज यानी आई तो डेबिट और गई तो क्रेडिट। और बस नॉमिनल अकाउंट का रूल अलग से याद रखना पड़ेगा, इसका कोई फंडामेंटल रूल नहीं है। ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम्स एंड रेवेन्यू क्रेडिट। बस स्पेशल ये याद रखना पड़ेगा ना। हाँ, उसके बाद है चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड कहीं का ब्रेक? अरे चलने दो। हाँ, तुम मुझसे कह रहा था सर आपके 3 घंटे बस के लुढ़क गया एक तो। हाँ, देखो सुनो, यहाँ पर एक चैप्टर था जिसका आपका फर्स्ट ही करा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, थ्योरी में कंसीडर करना था इसे। एक तो होता है आपके वो प्रिंसिपल्स, एक होते हैं अजम्पशंस। दोनों में क्या होता है डिफरेंस? अजम्पशंस में हम 3 को शामिल करते हैं। अजम्पशंस का मतलब जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमको अजम्पशंस लेने ही पड़ते हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट का मतलब है, ये कॉन्सेप्ट पता है कौन फॉलो कर, यानी कौन इशू करता है? आईसीएआई ने कॉन्सेप्ट फॉलो किए हैं। यानी आप कहने का मतलब जब आपके डाउटफुल होते हैं, कोई चीज डाउटफुल होती है, तो इनको फॉलो करते हुए आप कई बार बोलते हैं ना कि आप ऐसा नहीं दे रखा है तो आप ये मान लिया करो, अजम्पशंस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पर बेस ही होता है वो। ठीक है, सबसे पहले मैं अजम्पशंस बता देता हूँ। अजम्पशंस का मतलब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। सबसे फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। जब भी अपन कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपन को ये मान के चलना पड़ता है कि बिजनेस इतना चलना चाहिए कि मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे जो भी जितनी भी फैमिली में पर्सन है वो मेरे ही बिजनेस पे क्या रहे? डिपेंड रहे। कभी भी बिजनेस स्टार्ट जब किया जाता है तो ये डिसाइड नहीं किया जाता कि मैं 2 महीने बाद इस बिजनेस को बंद कर दूंगा। ठीक है, यही सोच के नहीं बिजनेस स्टार्ट किया जाता है कि पूरी मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी इसी बिजनेस पर क्या करे? डिपेंड रहे। आगे बात समझे? क्लियर? गोइंग कंसर्न, इसको कॉन्सेप्ट में भी शामिल किया गया है, बाकी आपको इसे अजम्पशंस में शामिल करना है। ठीक है, गोइंग कंसर्न दिखाई दे रहा है क्या? ये रहा। ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, और एक होता है एक्चुअल। देखो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का एक मैंने कई बार आपको इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है। वैसे इसमें एक एक्सेप्शनल है। कौन सा? जिस चैप्टर को अपन ने पढ़ा भी था, हाँ, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इस कॉन्सेप्ट का, इस अजम्पशंस का क्या है? एक्सेप्शनल है, अपवाद है प्रॉपर्ली। कैसे? जब भी जॉइंट वेंचर किया जाता है तो एक वर्क को वर्क को टारगेट किया जाता है कि ये वर्क मैं केवल राजीव के साथ ही करूंगा। ठीक है, ये टोंक फाटक से गोपालपुरा तक की पुलिया बनानी है तो मुझे किसका साथ चाहिए? राजीव का साथ चाहिए। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं जितनी भी पुलिया बनाऊं, जितने भी डैम बनाऊं, वो सब उसके लिए मैं राजीव को ही शामिल करूं, है ना? राजीव भैया इस पुलिया तक अपना साथ था, अगली पुलिया बनाने के लिए मैं हमारे चिराग को शामिल करूंगा।
उसके लिए थोड़े लंबे आदमी चाहिए, है ना। हाँ, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद है कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट में देखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सबसे फर्स्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। जब भी बिजनेस और बिजनेस के जो ऑनर है वो क्या होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, यानी से आप सेपरेट लीगल एंटिटी के नाम से भी जान सकते हो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को आप सेपरेट लीगल एंटिटी के नाम से भी जान सकते हो। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि अपन ने क्या किया, बिजनेसमैन ने बिजनेस में क्या करा, पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन एंट्री करते हैं। अपन कोई भी एंट्री किससे नहीं करते, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, अपन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो इसमें बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। तो यानी बिजनेसमैन ने जो पैसा लगाया है वो बिजनेस के लिए क्या हुआ, लोन हुआ, बस इतना सा फर्क है, वो इंटरनल लोन है। ये हम इच्छा होगी जब दे देंगे, जब बिजनेस बंद करेंगे जब भी रिफंड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अपन यहाँ पर केवल वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जिसे मनी में मेजरमेंट किया जा सके, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि यार मैं तो बहुत अमीर आदमी हूँ, कैसे, है ना, यार मेरे पास है ना ऐसे हैं कि 500 बीघा तो जमीन है ना, और 10 घर में गाड़ियां हैं, है ना, और बता रहा हूँ ना, अब बताऊंगा मैं कितना गरीब, है ना है ना, और मेरे पास 5 बिल्डिंग है 4-4 मंजिल की, है ना। तो ऐसा मैंने आपको बताया, मैं यार सच में अमीर है सर तो, है ना। तो मैंने बताया कि 500 बीघा जमीन है ना, कहाँ पर है, जहाँ पर, हाँ 500 बीघा जो जमीन है ना वो ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भाव ही नहीं है, कचरा भाव, यानी 1000 रुपए बीघा भी नहीं खरीदना चाहता कोई, इतना गंदा जगह एरिया है, रूरल एरिया में, है ना, बैकवर्ड एरिया में, है ना। इसका मतलब सर 50,000 हो गए आपके, है ना। 10 गाड़ी है, अल्टो 800 जिसमें टायर भी नहीं है 10,000 रुपए में वो बिक जाएगी, 1 लाख रुपए, है ना। और क्या बताया था, 5 बिल्डिंग है, 5 बिल्डिंग का मतलब है आप तो लगा रहे थे 2-2 करोड़ रुपए। मैंने कहा कि गांव में हवेलियां हैं जो फुटकड़ है, बिल्कुल पूरी फूटी हुई है, तो अब क्या बोलोगे सर, तो वो तो आप तो हमसे भी गरीब हो, है ना। तो ये है कि कोई भी चीज को अपन जब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसके लिए मनी मेजर किया जाता है उसका, ठीक है। केवल वही उसी को अपन क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में कभी ऐसे थोड़ा ना लिखा जाता है 5 गाड़ी, 5 कार, 5 बिल्डिंग, ऐसे थोड़ा ना लिखा जाता है, उसकी वैल्यू ही लिखी जाती है, ठीक है। और वैल्यू भी किस बेस पर, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर बेस पर। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि कॉस्ट पर आप देख लो कि अपने पार्टनरशिप पढ़ के आए होंगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा होगा, ठीक है। तो पार्टनर्स जब एडमिट होते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, तो अपन एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन तो आप डेली कर लो, डेली उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती है। तो बैलेंस शीट क्या डेली बनाओगे, नहीं, यानी मार्केट प्राइस के आधार पर यदि आप बनाते तो फिर तो डेली बनानी पड़ती, रात को 3 बजे भी उठ के नहीं आपको बनाना पड़ सकता था बैलेंस शीट की, यार बिल्डिंग की कॉस्ट क्या, बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, फटाफट बैलेंस शीट बना, है ना, कितना प्रॉफिट हुआ, है ना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो अपन बैलेंस शीट में जो एसेट्स दिखाते हैं वो दिखाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर बेस, ठीक है। याद रखना जितने में अपन ने परचेज किया है, ठीक है। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये डबल एंट्री सिस्टम जो चल रहा है अपना वो किस पर बेस है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस है। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक साइकिल जिसमें एक आगे का पहिया होता है, एक दूसरा पहिया होता है, ठीक है। या आप ट्राई साइकिल लगा सकते हो, कभी भी आपने एक पहिए की साइकिल नहीं देखी होगी, है ना, लेकिन आजकल टैलेंटेड बहुत है, एक पहिए की साइकिल भी आती है ना, वो भी चला लेते। तो अपन को यहाँ पे 2 पहिए से स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब है जितना अमाउंट हम डेबिट से लिखेंगे उतना ही अमाउंट क्रेडिट से होगा, यानी साइकिल का एक पहिया जितने सर्किल का होता है वही सर्किल का पीछे का पहिया भी होता है ना, इक्वल अमाउंट, ठीक है। बैलेंस करने के लिए, क्यों करने के लिए, साइकिल में 2 पहिए क्यों होते हैं, बैलेंस करने के लिए, 3 पहिए क्यों होते हैं, बैलेंस करने के लिए, है ना। तो डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट यही हुआ कि बैलेंस करने के लिए, इक्वल अमाउंट से बैलेंस करते हैं, ठीक है। और मैचिंग कॉन्सेप्ट, अपन जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो कौन से कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब
जितने 12 मंथ की, मैंने एक बार बताया भी था आपको, जितने 12 मंथ की अपन इनकम ले रहे हैं उतने ही 12 मंथ के अपन को एक्सपेंसेस भी लेना होगा। ऐसे नहीं है कि आपने इनकम तो ले ली 6 महीने की और एक्सपेंसेस ले लिए 12 मंथ की, तो आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कब फॉलो होगा? जब सेम अकाउंटिंग पीरियड का आपको क्या लेना है, एक्सपेंसेस, सेम अकाउंटिंग पीरियड का क्या लेना है, ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब आपको कहो कि सर आपने सीए में फाउंडेशन का एक बैच लगाया, ठीक है, उसमें 50 बच्चे हैं सर, 3 महीने चलता है, आपको तो बहुत फायदा होगा। अरे 3 महीने के लिए हमको 12 महीने के एक्सपेंडिचर भी तो करने पड़ते हैं, तो हमको एक्सपेंडिचर कितने महीने के लेने हैं, 12। आगे बात समझे? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट वहां पर फॉलो होता है। आगे बात समझ, 3 महीने के एक्सपेंसेस नहीं लेना है हमको, 12 महीने के लिए, ठीक है। ऐसे ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी इसमें क्या होता है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाता है, एक तरीके से मैचिंग कॉन्सेप्ट ही है ये किसका पार्ट है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का ही पार्ट होता है। फिर एक कंजर्वेटिव अप्रोच, मैंने बताया, बार बार एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, इसको प्रूडेंस अप्रोच भी बोला जाता है। कौन सा? इसमें फ्यूचर में होने वाले लॉसेज को तो कंसीडर किया जाता है और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को इग्नोर किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। जैसे स्टॉक का वैल्यूएशन, ठीक है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, ये अजम्पशंस भी है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में भी शामिल कर रखा है, अजम्पशंस में भी शामिल कर रखा है। अजम्पशंस कैसे? कि मैंने कहा कि बिजनेस में अपनी क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है, रेगुलरिटी होनी जरूरी है। ऐसे नहीं बिजनेस ओपन किया अपन ने, 4 दिन तो अपन ने ओपन किया, फिर 3 दिन छुट्टी, फिर 3 दिन ओपन किया, 2 दिन छुट्टी, ठीक है, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपके बिजनेस के लिए कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। इसके बाद है एक्चुअल कॉन्सेप्ट। देखो एक्चुअल कॉन्सेप्ट को अपन आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, बेस ऑफ अकाउंटिंग, एक टॉपिक छूटा हुआ है बेस ऑफ अकाउंटिंग का, है ना, एक्चुअल कॉन्सेप्ट वहां पढ़ेंगे। फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर क्या होता है कि जो अपने बिजनेस से रिलेटेड होता है वो सब इंफॉर्मेशन को अपन क्या करते हैं, डिस्क्लोज करना होता है। जब आप एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, मूवी देखना हेट स्टोरी, ठीक है, मैंने उस दिन याद नहीं रही थी वो मूवी, एक दिन बताया था, मूवी है एक जिसमें एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ठीक है, उसमें एक, यानी एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब है, आप मूवी देख लेना हेट स्टोरी, ठीक है, नहीं चुपचाप देखना, कभी सोचो कि वो सर ने बोली थी कि है ना अकाउंटिंग पढ़ लेना, अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर, इसके लिए एजीएम मीटिंग होती है, मम्मी मैं है ना हेट स्टोरी देख रहा हूँ इसके लिए, और मम्मी के सामने देखने लग गए, मत देखना, है ना। पापा समझ जाएंगे कि बच्चा बिजनेस तो कर लेगा। हाँ, इसके बाद है आपका मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये नहीं होता कि आपके बिजनेस से जो रिलेटेड नहीं है उनको भी आप क्या कर रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो। केवल आपको वही ट्रांजेक्शन, वही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करना है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है जो आपकी मैटेरियलिटी यानी आपके बिजनेस से रेलिवेंट है, ठीक है, जो बिजनेस रेलिवेंट नहीं है उनको अपन को शामिल नहीं करना है, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया था, जितनी भी अपन अकाउंटिंग रखते हैं वो कितने मंथ की रखते हैं, 12 मंथ की, ठीक है। अजम्पशंस तीन बता दिए ना, एक तो गोइंग कंसर्न अजम्पशंस, एक होता है कंसिस्टेंसी, और एक और बताया था मैंने, 2 ही बताए थे क्या, एक्चुअल भी है अभी डाल दे, रहने तो ऐसे करो, रहने हाँ यही है 3। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अजम्पशंस कितनी है, 3। कौन कौन सी? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी और एक्चुअल, ठीक है, 3 आपके ये हैं। अब इसके बाद के कॉन्सेप्ट है प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट के नाम से भी आ सकते हैं और प्रिंसिपल के नाम से भी आ सकते हैं। बाकी आपको याद रखना पड़ेगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी इसे सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, जो अपन कंपनी के लिए यूज लेते हैं, कंपनी में यूज लेते हैं ना, सबसे फर्स्ट फीचर कंपनी में यही लिखा जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है वो, है ना। तो इसका मतलब है वो सब में ही अप्लाई होता है, बैंक कंपनी में ही अप्लाई नहीं होता, है ना, क्लियर।
हाँ, अब मुझे आप बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। Accountant always charge depreciation on fixed assets at the rate of 15% per annum, which principle is followed by accountant। देखो मैं आपको 4 पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा बताओ। अकाउंटेंट ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये कौन से मेथड को या कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए वो डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज कर रहा है। कंसिस्टेंसी, ठीक है। क्यों? आपको पता है कि एक बार एसएलएम मेथड आपने लगा दिया तो आप डब्ल्यूडीवी में चेंज नहीं कर सकते, या आपने डब्ल्यूडीवी में लगा दिया तो आपको एसएलएम मेथड में चेंज नहीं कर सकते। और आप चाहे 3 महीने उसको यूज लो, चाहे आप 5 महीने यूज लो, वो लगाएगा पूरा 1 साल का, ठीक है। और वो हर साल ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, विच कॉन्सेप्ट इज फॉलोड। बताओ, ये कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस दोनों में जो कम होता है उसके बेस पर रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन कौन सा इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया है? कंजर्वेटिव या प्रूडेंस अप्रोच। ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? यानी एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, दोनों जितने अमाउंट से डेबिट करते हैं उतने अमाउंट से क्रेडिट करते हैं, यही डबल एंट्री सिस्टम में फॉलो होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बुलवा दिया। अकाउंटिंग इक्वेशन मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग की जाती है वो कौन से कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए की जाती है? एक्चुअल कॉन्सेप्ट को, या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट को, या ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को, या कंसिस्टेंसी? वापस सुनो सारे। एक्चुअल कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी, ड्यूल एस्पेक्ट। ड्यूल एस्पेक्ट बैलेंस शीट किस पे बेस पे बनाई जाती है? ड्यूल एस्पेक्ट पे बनाई जाती है, यानी डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड, यानी डेबिट साइड क्या आ गया? एसेट्स आ गई, और लायबिलिटी साइड क्या आ गया? कैपिटल एंड लायबिलिटीज आ गई। इक्वेशन बराबर हुआ कि नहीं हुआ? इक्वेशन का मतलब बराबर, तराजू, ठीक है। हाँ, क्लियर है? और भी क्वेश्चन करूं क्या? है अकाउंटिंग पीरियड में तो बस केवल यही है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए किसी ना किसी पर्टिकुलर पीरियड की जरूरत होती है, तो उसके लिए हम 12 मंथ लेते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये किसी और ने इसको फिक्स नहीं किया, ये इसने सॉरी असेसमेंट ईयर ऑनवर्ड, असेसमेंट ईयर 1987 से 88 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे फॉलो किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे फॉलो किया है। पहले क्या होता था कि दोनों ही बेसिस लिया जाता था। पहले आप कैलेंडर ईयर से भी बना सकते थे, आप फाइनेंशियल ईयर के बेस पे बना सकते थे, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि किसके इनकम अकाउंटिंग बेस पे निकाले, किस सॉरी कैलेंडर ईयर के बेस पे निकाले, किसकी अकाउंटिंग बेस पे निकाले, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस पर। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा तो अब तो सबको एक इक्वल अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 अप्रैल से 31 मार्च फॉलो किया, ठीक है। हाँ, ये वाला ये बताओ, ये बताओ कि मैंने इस बार 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अकाउंटिंग रखा, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर मैं क्या कैलेंडर ईयर चेंज कर सकता हूँ? तो मुझे वही फाइनेंशियल ईयर लेना पड़ेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया?
कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा हूँ ना। क्या यार, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्या हो जाएगा? हाँ, एक्स ने एक इन्वेस्टमेंट परचेज किया जिसका एज ए ट्रेडिंग का मतलब खरीदना बेचने का काम है। इन्वेस्टमेंट एक तो होता है नॉन ट्रेडिंग, एक होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप उसे खरीदी इसलिए रहे हो कि ताकि प्रॉफिट आए, तुरंत बेचा, है ना। ऑनलाइन में यही होता है, ठीक है। और आपने कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे किए, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काम करते हो, तो वो होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और जो आप रेगुलर खरीदना बेचने वाला इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो ट्रेडिंग होता है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन क्या पूछने वाला था, हाँ, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो होता है एज ए, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, स्टॉक में कन्वर्ट होता है, क्योंकि अपन बिजनेस कर रहे हैं एक तरीके से, वो स्टॉक में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 5 लाख रुपए में अपन ने खरीदा, एट द एंड ऑफ द ईयर उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 लाख हो गई, तो हम उसको बैलेंस शीट में कितने पर दिखाएंगे? पहली बात नहीं, ऐसे मान लो कि 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट खरीदा हमने, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसकी मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए हो गई है, ठीक है, और उसने उस इन्वेस्टमेंट को बिजनेस में 4 लाख पे दिखाया, है ना, बैलेंस शीट में 4 लाख पे दिखाया, तो कौन सा कॉन्सेप्ट उसने फॉलो किया? कंजर्वेटिव अप्रोच। यदि वो 5 लाख पे दिखाता तो कौन सा कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाता? आगे बात समझे, जितने में परचेज किया उतने वैल्यू पे दिखाना, तो क्या हो गया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया। और यदि आप उसे कम पर दिखा रहे हो, यानी दोनों में जो लोअर है उस पर दिखा रहे हो, तो इसका मतलब कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो कर रहे हो, है ना। क्लियर है? तो ऐसे टाइप के कुछ, एक तो होता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक तो होता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है बेस ऑफ अकाउंटिंग। दो होते हैं आपके, एक तो होते हैं सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा होता है आपका बेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में दो आएंगे, क्या, ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। क्लियर है? ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है बेटी। लड़की इतनी प्यारी है, इसको लड़ने का मन ही नहीं करता। हाँ, बेस ऑफ, हाँ, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में क्या है, आपको बताया था ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच, है ना। मानेगी नहीं? नहीं, बात, हाँ, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में अपन ने वो पढ़ा था, कौन सा, जो इंडिया में अप्लाई होता है, लेंथी अप्रोच, स्टेप सिक्स पढ़ी थी, पर्सनल एंड इम्पर्सनल के रूल पढ़े थे, ठीक है, वो ट्रेडिशनल अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच, इंग्लिश अप्रोच यानी ब्रिटिश अप्रोच, है ना, यूएसए अमेरिकन अप्रोच, बैलेंस शीट अप्रोच, शॉर्ट अप्रोच, जिसे डायरेक्ट बैलेंस शीट बनती है एनालिटिकल टेबल के थ्रू, और उसमें 5 रूल चलते हैं। एसेट्स, 5 अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट्स 5 होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और एक्सपेंसेस, इनकम, और इनके सबके रूल अलग अलग होते हैं। जैसे लायबिलिटीज के और इनकम के रूल सेम चलते हैं, इंक्रीज को क्रेडिट और डिक्रीज को डेबिट, और एसेट्स के रूल इनसे रिवर्स चलते हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस और, सही बोला मैंने, लायबिलिटीज ऑफ कैपिटल बताई थी ना पहला, फर्स्ट लायबिलिटीज ऑफ कैपिटल में तो इंक्रीज द क्रेडिट और डिक्रीज द डेबिट, यही बोला था मैंने। और एसेट्स में, एक्सपेंसेस में, और एक और होता है क्यों, कौन सा, एसेट्स, एक्सपेंसेस और इनकम। इनकम मैंने गलत पूछा इसमें, है ना, कैपिटल, एसेट्स और एक्सपेंसेस लो, एसेट्स और एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट और डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और लायबिलिटीज
कैपिटल और इनकम, ये तीन का बंच है। लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम, इन तीनों का एक बंच है। इनका सेम चलता है, इंक्रीज को क्रेडिट एंड डिक्रीज को कैपिटल, यही तो बताया था। हाँ क्लियर है। और बेस ऑफ अकाउंटिंग, अब आता है बेस ऑफ अकाउंटिंग। वैसे तो ये तीन बेस ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, लेकिन अपन को पढ़ने दो ही हैं और एग्जाम में आए तो ही दो ही लिखने हैं ना। एक तो बेस यानी कैश बेस और एक्चुअल बेस, एक होता है हाइब्रिड बेस, ठीक है। तीन हो गए। तीन हो गए, लेकिन मैं इसको काटूंगा बाद में बताने के बाद, ठीक है। अब लिखे नहीं। आपको लिखना तो है, काट देना फिर, ये क्या? नॉलेज तो होनी चाहिए ना। हाँ कैश बेस, कैश बेस का मतलब है इनकम को भी कैश लेना है और एक्सपेंसेस को भी कैश लेना है, यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन को शामिल नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट वो कौन सा था? कैश बेस था। उसमें केवल कैश आ रहा है तो उसे इनकम मानेंगे और कैश जा रहा है तो उसे एक्सपेंसेस मानेंगे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन की कोई जगह नहीं होती है ना। और एक्चुअल सिस्टम में क्या होता है, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों को शामिल किया जाता है, लेकिन वो सेम अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अपने कुछ एक्सपेंसेस थे, जैसे रेंट का पेमेंट किया 10 मंथ का कर दिया, 2 मंथ का नहीं किया, तो अपन पूरे 12 मंथ के लेते थे ना, क्योंकि अपन ने किसी एक सेम अकाउंटिंग पीरियड क्या ले लिया, 12 मंथ का, ठीक है। उसी से रिलेटेड खर्चा लेना है, उसी से रिलेटेड इनकम लेनी है। आगे बात समझ, चाहे वो रिसीव हुई है या नहीं है, यानी कैश भी और क्रेडिट भी दोनों ट्रांजेक्शन को इंक्लूड किया जाता है। तभी तो अपन उसमें आउटस्टैंडिंग, एक्रूअल और प्रीपेड का एडजस्टमेंट करते हैं, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, ठीक है। हाँ इसके बाद है हाइब्रिड सिस्टम। कुछ दिमागीधारी आदमी होते हैं, वो कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम को फॉलो कर ले। भाई क्यों? ये कह रहा है कि इनकम को तो हम क्या मान ले, कैश बेसिस पे मान ले, क्योंकि बिजनेस में क्या होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है, और कैश ट्रांजेक्शन कम होते हैं। तो बिजनेसमैन कह रहा है कि भाई हम हाइब्रिड सिस्टम फॉलो कर ले। कि हाइब्रिड सिस्टम में क्या होता है, जो इनकम होती है वो तो कैश मान ली जाती है और जो एक्सपेंसेज होते हैं वो क्रेडिट मान ली जाते हैं, दोनों मिक्स सिस्टम, यानी कैश एंड एक्चुअल दोनों का मिक्स सिस्टम को हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं। तो ये बिजनेसमैन ने कहा कि हम इनकम को तो क्या मान लेते हैं, कैश वाला, और एक्सपेंसेज को क्या मान लेते हैं, एक्चुअल बेसिस वाला, है ना, क्रेडिट बेसिस वाला, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। बोला कि तू ही ज्यादा शाना है क्या, हम तो यहीं पे ऐसे तैसे करा रहे हैं, है ना, भाग यहाँ से, है ना। तो इस सिस्टम को इसलिए यहाँ से हटा दिया गया कि दो ही सिस्टम को फॉलो किया जाता है, या तो कैश सिस्टम। अब कैश सिस्टम कौन फॉलो करेगा, जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं ना वो, ठीक है, प्रोफेशनल पर्सन होते हैं वो कैश सिस्टम को फॉलो करते हैं। जो डॉक्टर है, अकाउंटेंट है, लॉयर है, ये सारे कैश सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्योंकि इनके पास क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता ही नहीं है। डॉक्टर से आपके पेट में दर्द है तो डॉक्टर से आप दिखाने जाओगे तो इसका मतलब फीस लेके ही जाओगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं होता है वहां पर। डॉक्टर मना कर देगा, पेट में दर्द है ना, घर जाके वापस ले जा और फीस ले गया पहले, है ना, जब जाके सही करूंगा ना, क्लियर। तो प्रोफेशनल जो पर्सन होते हैं वो कौन फॉलो करते हैं, कैश सिस्टम। और जो आपके बिजनेसमैन होते हैं वो कौन सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक्चुअल। आगे बात समझ में क्लियर है, हो गया। हो गया, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं हमारे वो डायनेमिक होते हैं, बोर्ड गाइडलाइंस के रूप में काम करते हैं, यूनिवर्सल नहीं होते हैं, लैक ऑफ वेरिएबिलिटी होती है, एंड एवर डेवलपिंग होते हैं, यानी हर साल इसमें कुछ ना कुछ न्यू चीज आती रहती है ना। हाँ समय के साथ साथ चेंज होता रहता है ना। और इसकी नीड क्या पड़ी, अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़े थे, उनकी नीड क्यों पड़ी, ये कॉमन नॉलेज के काम करता है, यूनिफॉर्मिलिटी लेके आता है, यानी एक इक्वलिटी लेके आता है ना, साइंटिफिक नेचर के होते हैं, और आपके जो पर्सनल वो है उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है।
फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी इसेंशियल फीचर का मतलब वाइटल फीचर्स क्या होते हैं इसके, ये मेड मैन होते हैं, गॉड मैन नहीं होते, मैन मेड होते हैं ना, ठीक है। इसको क्या किया गया है, पर्सन द्वारा, अपन जैसे ही द्वारा बनाया गया है, इसका मतलब इसने बनाया तो किसने, ICAI ने बनाया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। और ये क्वालिटेटिव होता है, यानी रेलिवेंस होते हैं, और आपके फिजिबिलिटी होती है इसमें, यानी कहने का मतलब मैंने अकाउंटिंग के जो क्वालिटेटिव फीचर बताए थे ना आपको, रेलिवेंस होना, कंपेरेबल होना, ठीक है, वो सारे फीचर्स इसमें भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में होते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में कुछ अजम्पशंस होती है, कुछ कन्वर्जेशंस होते हैं, कुछ पोस्टुलेट होते हैं। अब पोस्टुलेट का मतलब मुझे भी नहीं पता, ठीक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अजम्पशंस, कॉन्सेप्ट अजम्पशन मैंने आपको बता दिया, इस कन्वर्जेशन को भी अपन अजम्पशंस कॉन्सेप्ट ही बोलते हैं, यानी कॉन्सेप्ट हो गया, एक प्रिंसिपल हो गया, एंड कन्वेंशंस हो गए, ये सारे एक ही नाम से होते हैं, और अजम्पशंस अलग होते हैं, ठीक है। मानना अजम्पशंस ही होगी ना फिर तो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये 1 से 32 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या किया, ICAI ने इशू किए हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके किससे रिलेटेड है, कोर्स से रिलेटेड है, जैसे AS फर्स्ट, डिस्क्लोजर ऑफ फुल डिस्क्लोजर, है ना, इन्वेंट्री का वैल्यूशन, AS2 कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंटिंजेंसी, नेट प्रॉफिट एंड लॉसेस, डेप्रिसिएशन, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंटिंग फॉर रिसर्च, ये 8 है ना, ऐसे 32 है, ठीक है, जो ICAI ने इशू किए हैं, ठीक है। हाँ जी, नहीं इसकी वो PDF अपलोड कर दूंगा अभी कर दूंगा ऐप पर। हाँ, जनरल प्रॉपर कैश बुक अदर डे बुक, ये कौन सी बुक हो गई, ओरिजिनल एंट्री बुक हो गई। इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये फॉर्मेट होता है परफॉर्मा ऑफ जनरल, है ना, ये परफॉर्मा ऑफ जनरल का है, ठीक है। और ये अकाउंट का फॉर्मेट है, यानी कैश अकाउंट जैसा बन रहा है वो सेम आपका लेजर का भी यही बनते हैं सारे अकाउंट, ठीक है। हाँ, और इसमें हाँ वाउचर सबसे मेन टॉपिक है, वाउचर निकल गया माइंड से, अब आया यार, पढ़ा दिया ना, पढ़ा दिया ना। एक तो होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एक होते हैं वाउचर्स, दोनों होते हैं अलग अलग। सोर्स डॉक्यूमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एक होते हैं वाउचर्स, दोनों कितने टाइप के होते हैं बताओ फटाफट। सोर्स डॉक्यूमेंट कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप। कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप। कौन कौन से होते हैं, आपको लग रहा है कि आप पास हो जाओगे, हैं? आपको नॉर्मल चीज नहीं पता, इसको मैं तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ आज, वाउचर्स को और सोर्स डॉक्यूमेंट को मैं तीसरी बार आज पढ़ा रहा हूँ। हाँ, अब देख के नहीं, कैश मेमो, इनवॉइस बिल, रिसीट, चेक, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और स्लिप, ठीक है। ये मैंने बताए थे। कैश मेमो क्या काम आता है, कैश ट्रांजेक्शन के लिए, है ना। इनवॉइस क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए। रिसीट क्या होती है, जब पेमेंट करते हैं तो रिसीट मांगते हो आप, है ना, रिसीट दे दो ना वो। और डेबिट नोट क्या होता है, सामने वाले को इन्फॉर्म किया जाता है कि मैंने आपके अकाउंट को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। जैसे मान लो कि आपने कोई गुड्स परचेज किया तो आप एंट्री करते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू सामने वाले का नाम। यदि आपने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिया उसमें से, तो परचेज रिटर्न के केस में आप डेबिट नोट भेजोगे। आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि मैंने आपको डेबिट कर दिया, ठीक है, क्लियर। तो डेबिट नोट होता है, एक होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मतलब सेलर भेजता है, ठीक है, कि मैंने आपको क्रेडिट कर दिया है ना, क्लियर। एक होता है स्लिप, आप बैंक में पैसा जमा कराने जाते हो तो एक दो काउंटर फॉइल होती है, एक वैसे बड़ी स्लिप होती है ना। तो वो काउंटर फॉइल तो क्या करता है, वो खुद के पास रख लेते, नहीं बड़ी स्लिप को तो अपने पास रख लेता है, काउंटर फॉइल को आपको दे देता है ना, फाड़ के नहीं, है ना। तो वो आपकी स्लिप होती है, ठीक है। और कौन सा होता है, चेक, आप जानते ही होंगे फॉर्मेट का चेक का, ठीक है। अब यहाँ पर जो वाउचर्स होते हैं, अब वाउचर्स की बात कर लेते हैं। एक तो होता है कैश एंड नॉन कैश।
कैश वाउचर्स जिसमें कैश के ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, ठीक है। डेबिट नोट भी होते हैं, वो डेबिट वाउचर्स भी होते हैं उसमें, और क्रेडिट वाउचर्स भी होते हैं, ठीक है। डेबिट वाउचर्स, पेन स्लिप एंड क्रेडिट वाउचर्स, ठीक है। एंड नॉन कैश वाउचर कौन से होते हैं? इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, ठीक है। आगे बात समझ में, क्योंकि इनवॉइस बिल में पैसा नहीं आता, ठीक है। उधार खरीद रहे हो ना, जब आप वो बिल इशू कर रहे हो, इसका मतलब पैसा नहीं है, तो कौन सा होगा? इनवॉइस बिल हो गया। आप डेबिट नोट माल वापस कर रहे हो, माल वापस रिसीव कर रहे हो, तो वहां पर भी आपका पैसा नहीं आता है, तो वो भी आपका नॉन कैश वाला ट्रांजेक्शन माने जाता है, नॉन कैश वाउचर्स माने जाते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है? एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल इक्विटी। एसेट्स होता है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज। कैपिटल का मतलब होता है आप चेंज कर दो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बस हो गया, बस 1 मिनट बस। नहीं, हाँ फटाफट ये ये last topic। हाँ ये लास्ट टॉपिक। हाँ जी, कैश बुक कितने टाइप की होती है? 4 टाइप। कौन कौन सी? बाकी की ये कैश बुक किस में आती है? बाकी की सब्सिडरी बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं? ओपनिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, अदर एंट्री, ठीक है। हाँ, एक होता है आपका स्पेशल क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का देखा है ना आपने? क्रॉस चेक, क्रॉस चेक एक तो अकाउंट पे ही क्रॉस चेक होता है, एक आपका बैंक क्रॉस चेक होता है, ठीक है। तो ऐसे आपका लिखा जाता है यहाँ पर, सिंपल क्रॉस चेक अकाउंट पे, और ये आपका स्पेशल क्रॉस चेक बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक का नाम आता है। और आपका सिंपल कैश बुक यानी कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है वो इस टाइप से होता है, कैश, रिसीट, एलएफ, कैश, बैंक, 2 कॉलम वाला बना दिया, डेट, पेमेंट, एलएफ, कैश एंड बैंक, ठीक है। आज की क्लास